नमस्ते। स्टार्ट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट से। वहीं से पूरा माहौल पता लगता है कि यार बैंकिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि यही जो बैंक्स हैं एचडीएफसी बैंक के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ लार्जेस्ट बैंक जो कि लीड करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया जिसमें कि जो इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, बॉटम लाइन है, वो 36% से ग्रो किया। बड़े बैंक के लिए इस टाइप का ग्रोथ काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली हम इस टाइप का ग्रोथ लेने के लिए छोटे बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसी के साथ ही इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 23% से इंक्रीज हो गया। और इसके साथ अगर हम कोटक बैंक के रिजल्ट्स को देखते हैं तो वो टोटल इनकम जो टॉप लाइन है वो 36% से ग्रो किया, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 24% से ग्रो किया। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ओवरऑल जो बैंकिंग इंडेक्स है, जो हम छोटे शेयर्स पिक करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर अच्छा माहौल दिखता है। ऑल्दो प्राइस अभी नहीं आया तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट जो ओवरऑल माहौल दिखता है कि यार बैंक्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स को देखते हैं कि यार जब बड़े बैंक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ओवरऑल पूरा जो सेक्टर है उसके परफॉर्म करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो वहीं पर हम चूज कर रहे थे उत्कर्ष बैंक हो गया, उज्जीवन हो गया, और जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फंबल कर रहा हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, और जो छोटे छोटे हम बैंक्स में कोशिश कर रहे थे जिनका ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई है। तो वहां पर माहौल अच्छा दिखता है, क्योंकि बड़े बैंक्स जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहां से हमें समझ में आता है कि यार छोटे बैंक्स भी अब मतलब उनका परफॉर्म करने का चांस काफी बढ़ जाएगा जब बड़े बैंक्स अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे। इसी के साथ अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है, आप कहीं से एफडी तोड़ के पैसा ला रहे हो या फिर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करके पैसा ला रहे हो, तो आप जनरली छोटे शेयर्स में जाना पसंद नहीं करेंगे। और मैं भी बोलता हूँ कि यार आपको लार्ज कैप में रहना चाहिए या फिर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा पैसा ला रहे हो जिसपे आप रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जनरली होता क्या है, बड़े अमाउंट पर हम रिस्क लेने से थोड़ा कतराते हैं, और उसकी वजह से हमें लार्ज कैप में अगर जाते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा है, और मुझे लगता है कि इंडेक्स को एटलीस्ट बीट करना चाहिए। 2-3-4% से 18-19% का ग्रोथ आना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ आना चाहिए, और वैल्यूएशन काफी रीजनेबल लगते हैं। और अभी करंटली वॉर का जो इजराइल वाला सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से मार्केट भी काफी डरा हुआ लग रहा है। बीच में थोड़ा सा संभल गया था, बट वापस से वही प्राइस ड्रॉप और वो सब कंसोलिडेशन में चला गया है। तो वहां से हमें प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव मिल जा रहे हैं। ऑल्दो मेरा काफी सारा पैसा वाइप आउट हुआ है पोर्टफोलियो का, क्योंकि मेरा तो स्मॉल कैप नहीं रहता है मोस्टली सारा पैसा। बट अगर हम माहौल देखते हैं कि इस टाइम प्राइसेस काफी सही मिल रहे हैं, तो मेरे पास पॉलीकैप भी था, बोल दिया चलो, हाँ भाई है मेरे पास पॉलीकैप, तो मेरा इंटरेस्ट समझ के रखना। तो मेरे पास पॉलीकैप था, तो उसमें क्या हुआ कि जो प्रॉफिट बना था वो वाइप आउट होता हुआ देखा, क्योंकि प्राइसेस डाउन हुए। तो वहां से मैंने अपने अकाउंट में तो नहीं, मेरी सिस्टर के अकाउंट में मैंने उस परचेज किया, क्योंकि उनके पास कैश था, क्योंकि मैं तो 100% इन्वेस्टेड रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी एक चंक अगर कहीं से और आता है तो उसके बारे में बताऊंगा, उसको कैसे करेंगे, क्या मैनेज करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि कुछ क्वेश्चंस हैं यार जो सब्सक्राइबर्स ने पूछे हैं, तो उधर देखते हैं क्या चाह रहे हैं। सर प्लीज, आशीष राय बोल रहे हैं, सर प्लीज गिव 2 मिनट एनालिसिस ऑन शिलचार टेक्नोलॉजी में। शायद मैं ठीक परफॉर्म कर रहा हूँ, प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ इसको, SHILCHAR। आप अगर कंफ्यूज हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, शिलचार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो शिलचार टेक्नोलॉजीज को मैंने देखा था, तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, तो ये बेसिकली इनका बिजनेस है। तो इसमें आप अगर नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स तो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं आशीष जी। तो नंबर्स के मामले में मेरे को ठीक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये एनएससी पर लिस्टेड नहीं है, ओनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, बीएसई पर लिस्टेड है। बट आप नंबर्स देख के आपने सही कंपनी पकड़ी है। टॉप लाइन में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है मेरे को, बॉटम लाइन में भी एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। ऑल्दो लॉकडाउन के टाइम पे इनका बिजनेस ठप पड़ गया था, लेकिन उस टाइम पे तो मोस्टली सारी कंपनीज का ही ऐसा ही था। इसके अलावा अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 55% का रहा था, प्रॉफिट ग्रोथ 200% का रहा था, 207% रादर, और जो आरओई है वो 42% है, और जो आरओसी है वो 53% है। तो कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा है। पी रेशियो भी 29 का दिखा रहा है अभी ये। बाकी इसका जो शेयर प्राइस है, मैंने जीरोधा पे चेक किया था, वो 35 का दिखा रहा था। तो एक्चुअली ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ये लास्ट ईयर वाला दिखा रहा होगा, या फिर अपडेटेड नहीं होगा, अभी करंटली 35 का पे है, या फिर क्लोज कॉल होगा, इसके आसपास ही कुछ होगा। तो भाई देखो माहौल तो मेरे को यहाँ से ठीक लग रहा है, बट
ये बहुत रिस्की शेयर है। आप इसमें वो पैसा ना डालें जो आप मतलब आपका जो बहुत बड़ा चंक ना डालें। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं और आपको कंपनी समझ में आती है तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनीज, वही केसोल्स वाली बात है कि ये बनेगा तो भाई 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, नहीं तो आधे रह जाएंगे, वो वाली चीज रहती है। क्योंकि एक साल में ऑलरेडी मैं देख रहा था कि 4-5 गुना हो गया ऑलरेडी शेयर। तो उसके बाद कई बार कंसोलिडेट भी कर जाता है अगर 1-2 क्वार्टर भी खराब होते हैं। तो वो चीज आप समझ के चलें। और बात करें केसोल्स की, तो केसोल्स अपना जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर डोमिनेट कर रहा है, इंडस्ट्री लीडिंग है। और काफी सारी अलग चीजें भी हैं, तो इस वजह से उसे लिया था। ये भी 1500-1600 के आसपास, 1500-1600 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो वो चीज को मैं देख रहा था। तो आपने अच्छी कंपनी ढूंढ के निकाली है, बट इस पर बड़े अमाउंट का रिस्क आप जब ही लें जब आपको पूरा समझ में आता है। और मैं अगर होता तो मैं इस पर्टिकुलर शेयर पर बड़े अमाउंट का रिस्क नहीं लेता। मैं एक चंक शायद स्लाइड अपना मतलब पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट डाल देता, बट बड़े अमाउंट का नहीं लेता। क्योंकि एक तो लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, एनएससी पर लिस्टेड नहीं है, तो इसमें लिक्विडिटी की दिक्कत आ सकती है जब आप कभी सेल करेंगे इसको प्रॉफिट बनाने के बाद। और ये कभी सर्किट में अगर फंस गया तो उसमें वो दिक्कत कर सकता है। बाकी इसके अलावा मल्टीबैगर रिटर्न्स बन सकते हैं क्योंकि कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा चल रहा है। और ये ग्रोथ अगर साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू कर गया तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए समझना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। अब इसके बाद भावेश मिश्रा जी बोल रहे थे, तो मैं कमेंट्स पे इनका रिप्लाई ठीक से दे नहीं पाया था। तो ये बोल रहे थे करेंटली आई एम 16 एंड आई एम क्यूरियस अबाउट इन्वेस्टिंग। भाई हमारे सारे इन्वेस्टर्स क्यूरियस इन्वेस्टर्स हैं, इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी क्यूरियस इन्वेस्टर है। इन्वेस्टिंग, सो या आई जस्ट कीप लुकिंग एट कंपनीज। भावेश मिश्रा जी, आप अभी 16 ईयर ओल्ड हैं। मेरे जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अभी आप 11th या 12th क्लास में होंगे, क्योंकि जब मैं 16 ईयर ओल्ड था तो मैं 11th क्लास में था। तो अभी आप अपनी स्टडीज पर फोकस कीजिए, क्योंकि 11th और 12th अगर आपके पास कॉमर्स है तो आप काफी सारी चीजें बिजनेस की मिस कर देंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में आ गए। क्योंकि एक बार जब यहाँ पर आप लुकिंग एट कंपनीज लिखा है, कंपनीज देखने लग जाते हैं, तो आप यहाँ के माहौल में फंस जाते हैं और आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने कॉलेज में जाइए, आपका 11th 12th पहले क्लियर कीजिए। यहाँ पर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप बिजनेस स्टडीज में सेबी के बारे में पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक्स में बिजनेसेस समझेंगे कि बिजनेसेस बनते कैसे हैं। मोस्ट ऑफ द थ्योरी जो नॉलेज होती है वो वेस्ट ऑफ टाइम होती है, बट 10% 20% जो नॉलेज होती है वो आपको बिजनेस के फंडामेंटल ग्रिप सिखा देगी। इसके अलावा आप मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा होगा कि हम कंपनी को कैसे उठाते हैं। क्योंकि मैं भी आपकी एज से ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे और छोटा था जब से कर रहा हूँ, बट अमाउंट्स ऑब्वियसली बहुत छोटे होते थे। अभी अगर आपके पास तो कुछ खास पैसा होगा नहीं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास कुछ पैसा, आप चाहते हैं कि यार मैं तो अर्ली स्टार्ट करूं, जैसे वॉरेन बफेट ने किया था, बुक्स पढ़ते होंगे तो आपको एम्बिशन होगा कि भाई जल्दी से जल्दी करें, तो मेरे हिसाब से आप बुक्स को पढ़ें, आप अभी स्टार्ट करें। इंडेक्स से कंपनीज को चूज ना करें क्योंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है एग्जाम्स के टाइम पे अगर मार्केट फ्लक्चुएट हुआ तो बड़े अमाउंट से। तो इस वजह से मैंने आपको बोला। बाकी आप सीखते रहें, बुक्स पढ़ते रहें, मेरे वीडियोस देखते रहें। आपको कोई कंपनी समझ आती है तो उसमें इतना अमाउंट ना लगाएं कि आपके एग्जाम के टाइम पे अगर वो शेयर क्रैश कर जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाए उससे और आप डिस्टर्ब हो जाए अपने एग्जाम्स के लिए। तो वो सब चीज देखने की है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुबह, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा यार, माफ करना अगर कुछ गलती हो जाए तो। सुभाष कार मेकर बोल रहे हैं, भाई तुम्हारा टॉप 5 बैट क्या है। भाई मेरा टॉप 5 बैट है स्मॉल कैप्स में, और नाम मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि सेबी परमिशन नहीं देता है, बट आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लेंगे। एक मेरे मुंह से अभी निकल गया था, और कहीं ना कहीं आप वीडियोस अगर डेली देखते हैं तो आपको अंदाजा पड़ गया होगा। बट हाँ, मैं ये बता सकता हूँ 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो है मेरा, और मेरा कोई भी स्टॉक, पॉलीकैप को छोड़ के कोई भी स्टॉक 8-10 हजार करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप का है ही नहीं। बहुत रिस्की पोर्टफोलियो है, साल 2 साल में डबल होने वाला या फिर आधा होने वाला पोर्टफोलियो है। क्योंकि जो अभी करेंटली मेरे पास कॉर्पस है, अमाउंट है, वो बहुत मेहनत से इकट्ठा किया हुआ है, और मेरे को उस पर मल्टीबैगर रिटर्न बनाने हैं। क्योंकि उस पर अगर वो रिटर्न नहीं बने तो मेरे को बेस कैपिटल नहीं मिलेगा। बेस कैपिटल एक तगड़ा अमाउंट होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ % रिटर्न बनाने के बाद भी मैं उस पर रिलाई कर पाऊं। तो उस चीज पर फोकस करके
मैं वो पोर्टफोलियो बनाया। और अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि भाई क्या पोर्टफोलियो है इनका। तो आशीष राय जी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैन आई ऐड पॉलीकैब और न्यूजन सॉफ्टवेयर एट करंट वैल्यूएशन और लेट इट गो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशीष राय जी पूछ रहे हैं कि न्यूजन सॉफ्टवेयर और पॉलीकैब में से क्या करें आज के वैल्यूएशन पे, क्योंकि न्यूजन सॉफ्टवेयर आपको जैसे कि पता है, मैंने जिस टाइम पे लिया था उस टाइम पे तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता था, 13-14 का पी था और उस टाइम पे अर्निंग्स भी कम थी। तो अगर हम उस चीज को माने कि यार न्यूजन सॉफ्टवेयर अब महंगा हो गया तो उसकी अर्निंग्स भी बढ़ गई हैं, बट उसके बाद भी एक चीज देखने की है, 45-47 के आसपास, 45-47 के आसपास का पी वैल्यूएशन आ गया था जब लास्ट टाइम मैंने देखा था। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 2-4-5 इधर उधर पी ऊपर नीचे पहुंच गया होगा, तो भाई मैं उसका एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट हाँ 40-45 के आसपास था। तो अभी करंट वैल्यूएशन पर वो बात ठीक है कि मैंने 13-14 के पी पे खरीदा था, अभी 45-40 का पी है, तो वैल्यूएशन तो महंगा है न्यूजन सॉफ्टवेयर का, बट उस टाइम पर वो जो लाइसेंस्ड बेस्ड मॉडल था उससे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर स्विच कर रहे थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे। उस टाइम पता नहीं था कि इनका बिजनेस ये वाला चलेगा या नहीं चलेगा, वो ट्राई मार रहे थे और उसमें उनका मार्केटिंग में बहुत पैसा लग रहा था और उस टाइम पर सेल्स ग्रोथ था 8%, इस टाइम पर सेल्स ग्रोथ पहुंच गया था आई थिंक 50% के आसपास, क्योंकि उस टाइम का सेल्स ग्रोथ बहुत कम था और उसमें मार्जिन भी काफी बढ़ गए थे इनके। तो वो चीज को अगर देखें करंट वैल्यूएशन पे तो जस्टिफाई करता है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लगेगा, लेकिन बिजनेस जिस लेवल से ग्रो कर रहा है, और अगर मेरे पास अभी वापस से और पैसा आता है कहीं से, अगर आता है, अभी चल रही है प्लानिंग, अगर कुछ हम और इन्वेस्ट कर पाते हैं इधर उधर से तो मैं आपको अपडेट करूंगा, तो मैं उसमें न्यूजन सॉफ्टवेयर ऐड करता, एब्सोल्युटली ऐड करता। और बात करें पॉलीकैब की, तो भाई पॉलीकैब भी मैंने 2200 के रेट में खरीदना स्टार्ट किया था, उसके बाद 4400 रुपीज मेरा एवरेज पड़ गया था, मैंने फिर और अभी क्वांटिटी ऐड करी तो, बट उसके बाद 5500 तक प्राइस गया, उसके बाद 5200 के पास वापस से प्राइस आ गया, वॉर वगैरह का जो इशू चल रहा है, तो उसमें मुझे तो लगता है कि यार बढ़िया एवरेज करने के लिए बढ़िया कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छा है, एक्सपेंशन चल रहा है, नए सेक्टर एफएमईजी जो स्विच होते हैं, बल्ब होते हैं, पंखे वगैरह, वो सब चीजों में कंपनी जा रही है। ऑलरेडी 25 फैक्ट्रीज हैं कंपनी की इंडिया में, इसके अलावा बाहर भी एक्सपेंड कर रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, तो वहां से स्केलेबिलिटी काफी अच्छी खासी दिखती है। और पी एक्सपेंशन भी मेरे को लगता है कि 20 का पी और एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि हेवल्स से जब हम कंपेयर करते हैं इसको, तो प्रॉफिट के मामले में हेवल्स से ज्यादा प्रॉफिट बनाता है, और हेवल्स का ग्रोथ इतना नहीं है। नाम से आपको शायद लग रहा हो कि यार हेवल्स तो यार क्या सॉलिड चीज है, पॉलीकैब को कौन जानता है, बट वो नाम का वैल्यूएशन उसको मिला हुआ है, ये काम का वैल्यूएशन ले रहा हूं। मेरे हिसाब से नाम का वैल्यूएशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है और काम का वैल्यूएशन मिलता है। अगर ये एक्सपेंशन कंटिन्यू चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है 1-2 साल में शेयर को डबल होना चाहिए। मैं फ्यूचर के बारे में कुछ श्योरली नहीं बोल सकता, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं इसमें, बट मैंने जो सोच के परचेज किया है, मैंने भाई यही परचेज किया है, ऑल्दो मेरा जो एवरेज प्राइस है 4400 है, तो वो आप थोड़ा समझ के जाना। इसके अलावा आशीष राय जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन सर, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर व्यूज। थैंक यू सो मच जी, मुझे मौका मिला आपके क्वेश्चंस के जवाब देने का। इसके अलावा यहीं तक रखते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहेंगे, तो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।